हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है परागण, जिसे हम पॉलिनेशन नाम देते हैं। और जितने भी टॉपिक इस बायोलॉजी में हैं सबका एक दूसरे से संबंध होता है। सभी लोग एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, सबका एक दूसरे से आपसी रिलेशन बना रहता है। जितने भी टॉपिक अभी तक आपने पढ़ा कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के लिए, तो उसमें स्पेशली फ्लावर की संरचना और उसके साथ साथ आपका मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, फिर दूसरा आपका फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, इनके साथ में ये जो हमारा टॉपिक है ये भी उन्हीं के साथ में आपका रिलेटेड होता है, ये भी उन्हीं के साथ में आपका जुड़ा होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक में परागण। परागण को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनेशन। अब देखिए होता क्या है इसमें परागण में, कि परागण को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे इसको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातें हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे कि जो आपने फ्लावर की संरचना आपने देखा था, उस फ्लावर की संरचना में दो महत्वपूर्ण अंग, जो एक आपका पौधे का नर भाग बनाता है जिसे हम पुमंग कहते हैं, जो पौधे का नर भाग होता है हमारा पुमंग, और दूसरा भाग आपका जायांग जो मादा जनन अंग होता है। ये दोनों फ्लावर में सबसे मुख्य अंग होते हैं। तो स्पेशली क्या होता है आपका जो हमारा ये पुमंग होता है, इसे हम एंडोशियम कहते हैं। उस एंडोशियम में स्पेशली उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारा होता क्या आपका स्टामेन या पुंकेसर। ये पुंकेसर जो होता है, जब इस पुंकेसर के बारे में हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा, इसमें देखेंगे क्या होता है। पुंकेसर में तीन पार्ट आपको दिखाई दिए थे। सबसे पहला आपका पार्ट था परागकोश, ये परागकोश जिसे हम एंथर नाम देते हैं। दूसरा पार्ट योज, ये संयोजी ऊतक होता है। और तीसरा पार्ट आपका पूतंतु। क्लियर? ये तीनों पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं आपका पुंकेसर का निर्माण करते हैं, पुंकेसर बनाते हैं। अब इस पुंकेसर के अंदर इस पुंकेसर में जो हमारा परागकोश होता है, जो आपने इस तरह की संरचना यहाँ पर आपकी बना रखी थी, स्पेशली इस तरह का देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ये बाइलोब्ड संरचना इसमें होता है। ये दो तरह की संरचनाएं होती हैं, और इस बाइलोब्ड जो संरचना होती है द्विपालित, ये हमारा एंथर, ये एंथर इसे हम परागकोश नाम देते हैं, परागकोश या एंथर कहते हैं। ये एंथर के अंदर हमारे पीले रंग के चूर्ण भरे होते हैं। उस पीले रंग के चूर्ण को हम नाम देते हैं आपका परागकण। ये हमारा परागकण जो होता है ये पीले रंग का चूर्ण के रूप में इनमें होता है। क्लियर? अब स्पेशली क्या करना, जो हमारा यही परागकण है, यही परागकण क्या होता है हमारा, यही हमारा परागकण जो होता है मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। अर्थात जो हमारे पुंकेसर होते हैं, इन पुंकेसरों से आपके परागकण उत्पन्न होते हैं। और पुंकेसर में स्पेशली कौन सा है, परागकोश। उस परागकोश से आपका ये परागकण उत्पन्न होते हैं। और परागकण जो होता है यही हमारा क्या होता है अभी आपका मेल गैमीट, अर्थात नर युग्मक का निर्माण करता है। इन्हीं परागकणों का जब हम डेवलपमेंट आगे देखे थे, उस डेवलपमेंट में यहां पर आपका नर युग्मक बने थे। तो पुंकेसर से जो हमारा पुंकेसर होता है, उस पुंकेसर से आपके नर युग्मक का निर्माण होता है। और जो हमारा ये जायांग होता है, जिसे हम जायांग को और एक भाषा में कह सकते हैं कि स्त्री केसर कह सकते हैं। स्त्री केसर में ये हमारे जो आपके अंडाणु होते हैं, जिसे हम आपका एग अपरेटस कहते हैं, उस एग अपरेटस में स्पेशली क्या होता है आपका एग सेल और सिनर्जिड सेल, ये दोनों आपके स्पेशली क्या होते हैं आपका उसी में पाए जाते हैं। जो हमारा बीजांड होता है, उस बीजांड के अंदर हमारा ये एग सेल और साथ साथ आपका सिनर्जिड सेल दोनों पाए जाते हैं। तो स्त्री केसर से आपका ये बीजांड का फॉर्मेशन होता है। और बीजांड जो होता है वही हमारा क्या होता है फीमेल गैमीट कहलाता है। तो स्पेशली इसमें हम यहाँ बताएंगे कि जो हमारा ये पुंकेसर से निकलने वाले परागकण जो नर युग्मक का निर्माण करते हैं, और स्त्री केसर से निकलने वाले आपके बीजांड जो आपके मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। यही जब आपका मादा युग्मक और नर युग्मक, यही जो आपके नर युग्मक हैं स्पेशली, और साथ साथ आपका मादा युग्मक, क्लियर, जब दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूजन करेंगे तो ये आपका कहलाएगा आपका निषेचन।
और निषेचन के बाद बनेगा आपका जाइगोट। लेकिन क्या होता है, जाइगोट को बनने से पहले परागण क्रिया होना आवश्यक होता है। जो जाइगोट हमारा बनेगा उससे पहले अगर परागण क्रिया नहीं होगी तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। इसलिए क्या होता है, परागण होना मस्ट होता है। तो हम परागण को डिफाइन कैसे करते हैं, जो हमारा परागण होता है इसे कैसे हम परिभाषित करेंगे। तो परागण में होता क्या है कि परागकोश से, जो हमारा ये परागकोश होता है, इस परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को नाम देते हैं परागण। या हम कह सकते हैं कि परागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, अर्थात जो हमारे परागकण होते हैं, जब परागकण का उस फीमेल के वर्तिकाग्र पर ये पहुंच जाते हैं तो उसी प्रकार की क्रिया को नाम देंगे आपका परागण कहते हैं। तो यहाँ परागण में हम एक बातें आपको यहाँ पर मेंशन करते हैं कि परागकोश से परागकोश से परागकणों का, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। क्लियर। अब देखिए इसमें परागण में स्पेशली क्या होता है, ये परागण क्रियाएं जो होती हैं, इन परागण क्रियाओं को होने के लिए उन्हें विभिन्न माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर। ये अर्थात कहने का मतलब जो हमारा पुंकेसर का जो परागकोश होता है, उस परागकोश से जो हमारे परागकण हैं, जिसे हम मेल गैमीटोफाइट नाम देते हैं, वही आपका क्या होता है, परागकण जब उस फीमेल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो उसी प्रकार के प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका परागण क्रिया कहते हैं। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी परागण। सपोज दैट, जैसे ये मान लीजिए आपका हमारा वर्तिकाग्र है, बाइलोब्ड संरचना है इसकी। क्लियर। और यहां पर आपका स्पेशली हमारा ये ओवरी है, इसके नीचे आपका पुष्पासन है, ये देखेंगे, ये हमारा स्टिग्मा इसे कहते हैं, वर्तिकाग्र। क्लियर। ये हमारा स्टाइल होती है, और ये हमारा ओवरी हो गया, और यहां पर आपका थैलमस हो गया। क्लियर ना। अब देखें क्या होता है आपका, इस परागकण, इस जो हमारा वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र तक ये जो हमारे ये परागकण के चूर्ण परागकण होते हैं, जो हमारे इस एंथर से आपका प्राप्त होते हैं, या इसी को बना लीजिए, ये बाइलोब्ड संरचना इस तरह की। क्लियर। अब यही क्या होता है, जब ये आपका फटता है तो इन्हीं में से आपके पीले पीले रंग के चूर्ण निकल करके जब इसी वर्तिकाग्र पर यहाँ पर आपके पहुँच जाते हैं तो इस परागकणों का इस वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को नाम देते हैं क्या, आपका परागण। क्लियर। ये हमारा परागण कहलाएगा इस तरह का। तो स्पेशली क्या होता है इसमें कि जो हमारे परागकोश हैं, जिसमें ये एंथर से जो हमारे पीले पीले रंग के चूर्ण होते हैं, इसे हम परागकण कहते हैं। यही परागकण जब इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इसी को नाम देते हैं क्या, आपका परागण कहते हैं। हमने ऊपर मेंशन किया है कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को नाम देते हैं परागण कहते हैं। क्लियर। अब इसमें स्पेशली क्या होता है, जो हमारा परागण क्रिया होती है, ये परागण क्रियाएं मुख्यतः दो तरह की, परागण क्रिया स्पेशली दो तरह की होती है। यहां पर एक छोटी सी हेडिंग मेंशन करेंगे कि परागण के प्रकार, परागण के प्रकार, परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्लियर। अब देखते हैं हमारा जो परागण क्रियाएं होती हैं, ये आपका पुष्पों में दो तरह की होती हैं। जो परागण क्रियाएं होती हैं ये स्पेशली फ्लावर में दो तरह की होती है। सबसे पहला आपका नंबर 1 स्वपरागण, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन नाम देते हैं।
सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर। और दूसरी बात है इसमें आपका पर परागण। पर परागण, इसे हम नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये दो तरह की आपकी परागण क्रियाएं जो होती हैं ये पुष्पी पौधों में रनअप करती हैं। क्लियर। तो आइए इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, अब देखेंगे इसके नाम से ही आप परिचित हैं। स्व मतलब अपने आप, और परागण क्रिया का मतलब कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक जाना ना। जो हमारा स्व होता है वो अपने आप, और परागण का मतलब क्या, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तो जब आपका परागकण, ठीक है, और स्वयं के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए तो उसी को नाम देते हैं क्या, आपका स्वपरागण। तो स्वपरागण को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि स्वपरागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जब एक पुष्प के परागकण स्वयं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस प्रकार की प्रोसेस को, इस प्रकार की क्रिया को नाम देते हैं आपका स्वपरागण। सपोज दैट ये कोई आपका फ्लावर है, मान लीजिए। सपोज दैट यहाँ पर हम फिगर को ड्रा करते हैं 1 मिनट के लिए। ये हमारा रूट्स हो गया और इनमें आपकी पत्तियाँ वगैरह हैं, लीव्स। ये आगे की ओर ब्रांचेज में निकलते हैं। अब यहाँ पर आपका फ्लावर मिलेंगे सपोज दैट यहाँ पर। तो मान लीजिए फ्लावर जो हमारा होता है इस तरह का, क्लियर। अब इसमें यहाँ पर बहुत सारे पुंकेसर वगैरह निकले हैं। ये हमारा वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा। क्लियर। अब ये स्टिग्मा और यहाँ पर बहुत सारे पुंकेसर हैं। ये जब यही पुंकेसर, ये वाला जो पुंकेसर जब स्वयं क्या होता है इसी के वर्तिकाग्र पर आ जाए, अर्थात इनमें जो आपका पराग कोष है, इस पराग कोष का जो पुंकेसर अगर स्वयं के इस वर्तिकाग्र पर आ जाता है तो उसी को हम नाम देते हैं क्या, आपका वही हमारा प्रोसेस कहलाएगा स्वपरागण। अर्थात इसको हम डिफाइन करेंगे कि जब एक पुष्प का परागकण स्वयं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो इस प्रकार की प्रोसेस को, इस प्रकार की क्रिया को नाम देंगे आपका हम स्वपरागण। यहां पर हम एक लाइन मेंशन करते हैं क्या, कि जब एक पुष्प का परागकण स्वयं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर। अब यहां पर देखेंगे जो हमारा ये फ्लावर है, इस फ्लावर्स में देखेंगे यहां पर ये हमारा परागकोश है ना भैया। अब ये परागकोश जो होता है, जब यही परागकोश का पुंकेसर, हमने यहाँ दिखाया यहाँ पर, यही परागकोश का जो पुंकेसर होता है जब इसी के वो स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो इसी को हम नाम देते हैं क्या, आपका स्वपरागण कहते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे इस तरह की सारी प्रोसेस आपको अप्लाई मिल रही हैं, देख रहे हैं ना। तो ये जो हमारा फ्लावर है, इस फ्लावर का जो स्टिग्मा है, जब इसी स्टिग्मा तक ये परागकोश का पुंकेसर यहाँ पर आ जाए इसे कहेंगे आपका हम स्वपरागण। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे कि स्वपरागण के लिए कौन कौन से आवश्यक अनुकूलन हैं, कि स्वपरागण कैसे होता है, इनमें कौन कौन से एडाप्टेशन इनमें शामिल होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आइए देखिए कि स्वपरागण की छोटी सी हेडिंग हम यहाँ डालते हैं, स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन। स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन।
अब इस स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन या आवश्यक युक्तियां, कौन कौन सी युक्तियां होती हैं, कौन कौन से अनुकूलन होते हैं जिसकी वजह से पौधों में स्वपरागण होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले स्वपरागण को सफल बनाने के लिए जो हमारा स्वपरागण प्रक्रिया चलती है पौधों में, अगर उसको हम सफल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे युक्तियां, बहुत सारे आपके अनुकूलन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपका अनुकूलन होता है वो है हमारा द्विलिंगता। द्विलिंगता ये पहला आपका आवश्यक अनुकूलन है कि द्विलिंगता, जिसे हम बोलते हैं आपका बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। अब ये द्विलिंगता होता क्या है पहले इसको हम जानेंगे। अगर पुष्पी पौधों में कि जो हमारा पुष्पी पौधा होता है, जब उस पुष्पी पौधों में क्या होते हैं आपका दोनों जननांग अगर आपका साथ साथ उपस्थित हो, दोनों जननांग मतलब नर और मादा जननांग, ठीक है, जब दोनों जननांग उसी फ्लावर में साथ साथ उपस्थित होते तो ऐसे फ्लावर को हम नाम देते हैं आपका द्विलिंगता। कि कहने का तात्पर्य क्या कि जो हमारा ये नर भाग है पुष्प का और मादा भाग है पुष्प का, जब दोनों उसी पुष्प पर पाए जाते हैं तो इस प्रकार का जो आपका प्रोसेस होता है उसे हम द्विलिंगता कहते हैं। और जब द्विलिंगता होगा अर्थात दोनों फ्लावर मेल और आपका फीमेल फ्लावर दोनों उस पर दोनों मेल और फीमेल जो आपके भाग होते हैं दोनों उसी फ्लावर पर पाए जा रहे हैं तो 100% ये चांस होता है कि उसमें आपका स्वपरागण होने के प्रयास हो सकते हैं, अर्थात उसमें स्वपरागण प्रक्रियाएं चल सकती हैं। तो द्विलिंगता में स्पेशली क्या होता है कि इसमें हम कह सकते हैं कि जब पुष्पों में नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो उसे हम नाम देते हैं आपका द्विलिंगता। यहां पर हम मेंशन कर देते हैं एक लाइन, जब पुष्पों में नर जनन अंग तथा मादा जनन अंग एक साथ उपस्थित होते हैं, तो इस प्रक्रिया को तो इसे द्विलिंगता कहते हैं। क्लियर। अब देखेंगे अगर द्विलिंगता ये प्रोसेस हो रहा है तो उसमें स्वपरागण होने के चांसेस होते हैं, अर्थात उनका जो आपका नर जनन अंग का मेल भाग है, जो आपका पुंकेसर में उपस्थित जो परागकण होता है वही परागकण क्या होता है फट करके निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर पहुंच जाता है तो वहां पर आपका स्वपरागण होने के चांस बढ़ जाते हैं और ये आपका द्विलिंगता में संभव है। क्लियर। दूसरी बातें, दूसरा हमारा आवश्यक अनुकूलन क्या मिलेगा, ये दूसरी आवश्यक जो अनुकूलन होते हैं उस दूसरे आवश्यक अनुकूलन को हम नाम देते हैं आपका समकाल पक्वता। नंबर दूसरी पॉइंट, समकाल पक्वता। यहां इसके नाम से ही आप परिचित हैं। समकाल, सम मतलब आपका समकाल का मतलब हो गया बराबर समय में, और पक्वता का मतलब क्या, उनका मैच्योर होना, वो परिपक्व होना, वो हमारा क्या होगा आपका समकाल पक्वता कहलाएगा। उसे हम नाम देंगे आपका होमोगैमी कहते हैं इसको। क्लियर। अब देखो होमोगैमी में होगा क्या, कह रहे हैं कि जब पुष्प में, या कह सकते हैं आप ऐसे कि जब नर और मादा जनन अंग दोनों एक साथ एक ही समय पर परिपक्व हों, अर्थात दोनों एक साथ एक ही समय पर आपका मैच्योर हो तो उसे हम नाम देते हैं आपका समकाल पक्वता कहते हैं। क्लियर। और समकाल पक्वता में स्पेशली होता क्या है कि जो नर और मादा जननांग जब दोनों एक साथ
उस फ्लावर में परिपक्व हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, परागण क्रिया के लिए तैयार हो जाएं, तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं आपका हम, या उस कंडीशन को नाम देते हैं समकाल पक्वता कहते हैं। ठीक है। और अगर जब दोनों नर और मादा जननांग दोनों एक साथ परिपक्व हो जाते हैं तो इनमें स्वपरागण होने के चांस बढ़ जाते हैं, अर्थात स्वपरागण होगा ही होगा उनमें। स्पेशली अब इसमें देखना क्या है कि इस प्रकार का जो कंडीशन है या इस प्रकार की जो घटनाएं होती जिन पुष्पों में होता है, उन पुष्प को हम नाम देंगे आपका समकाल पुष्प कहेंगे या समकाल पक्व पुष्प बोलेंगे। अर्थात कि जब जिस फ्लावर में नर और मादा जननांग दोनों एक ही साथ परिपक्व हो, तो जो आपका ऐसा फ्लावर होगा उसे हम नाम देंगे समकाल पक्व पुष्प बोलेंगे। या उसे एक नाम और दे सकते हैं आपका हम सहपक्व पुष्प भी कह सकते हैं, सहपक्व पुष्प भी कह सकते हैं। तो स्पेशली क्या होता है आपका, ये स्वपरागण के इनमें होने के चांस जो होते हैं आपका स्पेशली बढ़ जाते हैं। अच्छा, कभी कभी हम एक बात और बताएंगे कि पुंकेसर के पकने पर जब हमारा पुंकेसर आपका मैच्योर हो जाता है, तो उस पुंकेसर के पकने पर स्पेशली होते क्या है कि जो उनके पुतंतु होते हैं, पुतंतु मतलब फिलामेंट, वो मुड़ करके सीधा उसी वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जब वो मुड़ करके वर्तिकाग्र पहुंच जाते हैं तो जब परागकोश फटता है तो अपने परागकण को उसी वर्तिकाग्र पर बिखेर देता है। जब वो बिखेर देगा, जाहिर सी बात है वहां पर वो पहुंचेगा उसके वर्तिकाग्र पर, और वहीं पर उसमें क्या होता है, परागकणों का डेवलपमेंट होने लगता है और परागण क्रियाएं रन कर जाती हैं। ये आपका किस तरह के पौधों में आपको देखेगा, गुलाबांस में पीली कटेली, जो हमारा पीली कटेली आपका इसे हम आर्जिमोन मैक्सिकाना या भड़भड़वा कहते हैं, ठीक है ना, उनमें आपको देखने को प्रॉपर मिलेगा ये। तो यहां पर जो हमारा होता है ये पीली कटेली और गुलाबांस ये दो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें हमने बताया कि जब आपका पुंकेसर का जो वर्तिका पुतंतु होता है, जो पुंकेसर का पुतंतु होता है, जब वो क्या करते हैं आपका मुड़ करके या झुक करके उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और अपने परागकण को वहां पर बिखेर देते हैं। ठीक ना, ये आपका यहां पर क्या होता है, ये यहां पर आपका स्वपरागण होने के चांस बढ़ जाते हैं, और पीली कटेली या गुलाबांस पौधों में आपको देखने को स्पेशली मिलता है। अब इसमें हमारा तीसरी बातें आती हैं, निम्नलिता। इसमें आपका तीसरा आवश्यक अनुकूलन है निम्नलिता। निम्नलिता कहते हैं इसको। अब देखेंगे ये क्या होता है, निम्नलिता किसे कहते हैं। सबसे पहली बात कि कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें भी यह कह रहा है कि खिलते नहीं कभी, यहाँ पर जो कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें आप जो खिलते नहीं हैं, मतलब वो आपका उसमें पुष्पन क्रिया होती है लेकिन वो क्या होता है पूरी तरह से क्लियर दिखाई नहीं पड़ते हो, तो वो अंदर ही अंदर क्या होता है उनका परागकोश फट करके वो अपने परागकण को उसी के वर्तिकाग्र पर अर्थात उसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर बिखेर देता है। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम नाम देते हैं आपका निम्नलिता कहते हैं, और ऐसे फ्लावर हमारे निम्नलित पुष्प कहलाते हैं। फिर से एक बार देखिए, हमने बताया कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो खिलते नहीं हैं लेकिन उनका जो परागकोश होता है वो परागकोश फट जाता है अंदर अंदर और अपने परागकणों को उसके वर्तिकाग्र पर बिखेर देता है। ऐसी कंडीशन को हम नाम देंगे आपका निम्नलिता कहते हैं, और इस तरह के फ्लावर को हम नाम देंगे आपका निम्नलित पुष्प कहते हैं। इसे हम नाम देते हैं आपका क्लिस्टोगैमी कहते हैं। क्लियर, ये हमारा क्लिस्टोगैमी होता है। इसमें बस इतना आप ख्याल करेंगे कि द्विलिंगी फ्लावर होते हैं, जाहिर सी बात द्विलिंगी होगा तभी स्वपरागण होगा। द्विलिंगी फ्लावर होंगे लेकिन ये क्या होते हैं, खिलते नहीं हैं, ये अंदर ही अंदर उनका जो परागकोश होता है वो फट जाता है और फटने के बाद अपने पुंकेसर को उनके वर्तिकाग्र पर छोड़ देता है। जब वो छोड़ देता है तब क्या होता है आपका उनमें स्वपरागण होने के चांस बढ़ जाते हैं, और ऐसे फ्लावर को हम नाम देते हैं आपका
निम्नलिखित फ्लावर कहते हैं, निम्नलिखित पुष्प कहते हैं। इसमें कौन कौन से सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल आपको बताएं जो आपके सामने होता? मूंगफली, मूंगफली, काना कौवा, ठीक ना, और साथ साथ क्या होता है? गुल मेहंदी, खट्टी बूटी, ऐसे जो आपके फ्लावर होते हैं इनमें आपका क्या होता है? इनमें निम्नलिखिता या निम्नलिखित के कंडीशन पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में यहां पर आप दे दीजिए क्या क्या? मूंगफली, मूंगफली, ठीक है, कनकौवा, कनकौवा, गुल मेहंदी, गुल मेहंदी, खट्टी बूटी, खट्टी बूटी। ये इतने भी आपके प्लांट्स होते हैं, इन प्लांट्स में ये निम्नलिखिता के कंडीशन पाए जाते हैं। ये निम्नलिखिता वाली प्रोसेस में पाई जाती है कि इनके जितने भी फ्लावर आपको यहाँ पर मिलेंगे ये द्विलिंगी तो होंगे, लेकिन कंडीशन क्या हो रहा है इसमें? द्विलिंगी होने के साथ साथ ये आपका पूरी तरह से ओपन नहीं होते हैं, ये अंदर ही अंदर इनके परागकोश उसी में फट जाते हैं और परागकण को बिखेर देते हैं, जिससे इनमें आपका स्वपरागण की क्रियाएं संपन्न हो जाती हैं। क्लियर? तो हमने इस स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूलन में 3 बातों पर जिक्र किया। पहली बातें क्या था आपका? कि जो हमारा ये फ्लावर होते हैं उसमें स्पेशली द्विलिंगता होती है। दूसरा आपका समकाल या भिन्न काल पक्वता नाम देते हैं, और तीसरा कंडीशन होता हमारा निम्नलिखिता। ये आपका तीनों लोग स्वपरागण को करने में सबसे आवश्यक होते हैं, अर्थात इनमें स्वपरागण होने के चांस इनकी वजह से बढ़ जाते हैं। क्लियर? अब देखते हुए स्वपरागण से लाभ क्या हैं, स्वपरागण से क्या क्या लाभ होते हैं और स्वपरागण से क्या क्या हानि होती हैं। यहां पर एक छोटी सी टॉपिक हम और ऐड करेंगे, वो हमारा कौन सा है? स्वपरागण से लाभ, स्वपरागण से, स्वपरागण से लाभ, स्वपरागण से लाभ। अब देखिए इसमें लाभ में क्या क्या होता है। स्वपरागण में स्पेशली कि जो हमारे फ्लावर होते हैं उस पुष्पों में स्वपरागण का होना निश्चित होता है, मतलब उनमें स्वपरागण होने का जो समय होता है बिल्कुल निश्चित होता है। और निश्चित कब होगा? जब दोनों नर और मादा जननांग एक साथ परिपक्व होंगे तो उनमें स्वपरागण होने के चांस बढ़ जाते हैं, और साथ साथ देखेंगे जिससे पौधों का वंश लगातार चलता रहता है। जाहिर सी बात, स्वपरागण होगा तो उसमें क्या होते हैं? उनका जो जातियां हैं, उनकी जो वंश हैं वो लगातार आपका पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। दूसरी बात है, स्वपरागित पुष्पों को परागण क्रिया करने के लिए किसी भी साधन या किसी भी आपका माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात उनमें किसी प्रकार के क्या होते हैं? कोई आपका साधन, कोई आपका माध्यम की जरूरत नहीं होती है, अर्थात उन्हें स्वपरागण के लिए किसी दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, अर्थात वो अपने आप ये सारी प्रक्रियाएं कर लेते हैं। तीसरा लाभ क्या मिलेगा? कि जो स्वपरागित पुष्प होते हैं उन स्वपरागित में आपका पुष्प, जो स्वपरागित पुष्प होते हैं उनमें न तो महक होगी न गंध होगा, ठीक ना, और साथ साथ क्या होते हैं न उसमें भी क्या होते हैं आपका मकरंद। ये सब कुछ उत्पन्न करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सभी लोग पर परागण के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसमें ना तो आपका महक उत्पन्न करने की जरूरत है, ना आपका मकरंद, ठीक है ना भैया इसमें क्या होता है आपका सुगंध या रंग कह लीजिए, रंग भी उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है आपका इनमें ये सारी प्रोसेस होना जरूरी नहीं होता है। इसके साथ साथ कराएं कि इनमें स्वपरागण के लिए अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होती, 4, 6, 10 बस सफिशिएंट इतना, ठीक है ना, अर्थात इन्हें बहुत सारे परागकण को उस पर पहुंचने की जरूरत नहीं होती है। इनमें अधिक से अधिक परागकण क्या होते हैं आपका? नष्ट हो जाते हैं। क्लियर? स्वपरागित पुष्प से उत्पन्न जो बीज होते हैं वो आपके शुद्ध नस्ल के होते हैं, अर्थात उनमें किसी प्रकार का भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है, अर्थात उनके पैतृक गुणों में कोई हेर फेर, कोई अदला बदली नहीं होती है। ये रहे हमारे स्वपरागण के लाभ। तो यहाँ पर थोड़ी बातें हम मेंशन करते हैं कि स्वपरागण से निम्नलिखित लाभ हैं।
सबसे पहले क्या कि पुष्पों में स्वपरागण का होना निश्चित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुष्पों में स्वपरागण का होना निश्चित होता है, होना निश्चित होता है, जिससे पौधों का वंश चलता रहता है, जिससे पौधों का वंश चलता रहता है। ये पहला लाभ है इनका, ठीक ना। दूसरी बातें, स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि स्वपरागण के लिए इन्हें किसी दूसरे पुष्प पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है। तीसरी बातें, स्वपरागित पुष्पों में रंग, सुगंध तथा मकरंद स्रावित करने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। क्लियर। अर्थात ये सब इसमें उत्पन्न करने की जरूरत नहीं होती है। अब देखेंगे इसमें क्या होता है। अगली बात है, स्वपरागित पुष्पों में पुष्पों में अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। बस इसमें 2, 4, 6 ही सफिशिएंट होते हैं। अर्थात इनमें अधिकतर जो हमारे परागकण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। इसके साथ साथ स्वपरागित बीज, जो हमारे स्वपरागित बीज होते हैं, स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं, क्लियर। अर्थात इनके पैतृक गुण में कोई बदलाव नहीं होता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे आपसे कि स्वपरागण से हानियां। अब स्वपरागण से कौन कौन से हानि होते हैं। जाहिर सी बात है, लाभ है तो हानि होता है, तो इसलिए क्या होता है इसमें हम ये बता सकते हैं कि स्वपरागण से कौन कौन से हानियां होंगी। स्पेशली इसमें देखेंगे स्वपरागण से हानियां। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वपरागण से हानियां। स्वपरागण से हानियां, ठीक है। तो डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर। आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। डिसएडवांटेज क्या क्या मिलेंगे इसमें। सबसे पहले जो हमारा स्वपरागण से उत्पन्न बीज होते हैं, उन उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर, अर्थात उनमें जो आपकी मजबूती होती है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का कोई क्रॉस नहीं होता है, वो शुद्ध नस्ल के होते हैं, इसलिए उनसे उत्पन्न जो पौधे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। दूसरी बातें,
स्वपरागण पुष्पों या स्वपरागण क्रिया के द्वारा उत्पन्न जो हमारे बीज होते हैं वो भार में हल्के होते हैं, क्लियर, साथ साथ आपका आकार में छोटे होते हैं और उन बीजों की संख्या भी कम होती है। ये दूसरा हानियां होंगी कि ना उनमें अत्यधिक पैदावार नहीं हो पाएगी। जाहिर सी बात, पैदावार नहीं होगी, क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि उसमें आपने क्रॉस नहीं करवाया है, स्वयं उसी को आपने फिर उसमें क्या करते हैं, आपके उसको आपने बो दिया है, जिससे वो आप जब डेवलप करेगा तो उनमें जाहिर सी बात है बीज भी होगा लेकिन संख्या में कम होगा, स्वस्थ नहीं होगा, मतलब उसका वेट डाउन रहेगा, ठीक ना। ये सारी परेशानियां होंगी आपकी किसमें, स्वपरागण से हानियों में। तीसरी बात, स्वपरागण से जो हमारे उत्पन्न बीज होंगे वो आपका शीघ्र पकते नहीं हैं, अर्थात उनको पकाने के लिए हमें ज़्यादा समय लेना पड़ेगा, ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी समय के लिए, तो अर्थात उनमें जल्दी उसमें पकने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। और चौथी बात है कि इनसे किसी नई जातियां का विकास नहीं कर सकते हैं। ये सब आपका 4-5 हानियां हैं। तो यहाँ पर हम एक बार मेंशन करते हैं कि स्वपरागण से उत्पन्न बीज, स्वपरागण जो हमारा होता है, इन स्वपरागण से उत्पन्न बीजों, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होते हैं, पौधे कमजोर होते हैं, ठीक ना। पहली इसमें हानियां होंगी कि जो इनसे उत्पन्न पौधा होगा वो कमजोर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम, भार में हल्के, संख्या में कम होंगे, भार में हल्के होंगे और आकार में छोटे होते हैं, और आकार में छोटे होते हैं। ये आपकी दूसरी हानियां होंगी, छोटे होते हैं, क्लियर। आगे चलते हैं। तीसरी बात है इसमें कि इनसे जो उत्पन्न बीज होते हैं ऐसे बीज शीघ्र पकते नहीं हैं, ऐसे बीज शीघ्र पकते नहीं हैं, अर्थात इनमें पकने की क्रिया नहीं हो पाती, जल्दी शीघ्र पकते नहीं हैं, ठीक है। चौथी बातें, इनसे कोई नई जातियों का विकास नहीं हो सकता है। यहाँ लिखेंगे आप, इनमें इनसे नई जातियों का विकास नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्लियर। तो ये रहे हमारे हानियां। इन हानियों के एक बार देख लो स्पेशली कि स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने पौधे कमजोर होंगे, स्वपरागण से उत्पन्न बीज संख्या में कम होंगे, भार में हल्के होंगे और आकार में छोटे होंगे, ऐसे बीज शीघ्र पकते नहीं हैं और इनसे नई जातियों का विकास नहीं हो सकता है। ये रहा आपका हानियां। तो हमने जो परागण टॉपिक है, इस परागण टॉपिक में एक टॉपिक को क्लियर कर लिया कि परागण किसे कहते हैं, परागण के कितने प्रकार होते हैं। जैसा हमने बताया 2 तरह के होते हैं, उसमें 2 तरह में आपका स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है उसको हमने डिफाइन किया आपसे, स्वपरागण में कौन कौन सी युक्तियां होती हैं इसको आपने स्टडी कर लिया, स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण से हानि, ये हमने एक टॉपिक को क्लियर किया। दूसरी जो हमारी टॉपिक है इसी में परागण में ही दूसरा भाग वो हमारा है परपरागण। अब इस परपरागण में स्पेशली होता क्या है, यहां पर हम देखेंगे कि परपरागण में होते क्या है स्पेशली। यहां पर देखो, स्वपरागण में आपने क्या देखा कि एक ही पुष्प का परागण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, तो उसे हम नाम देते हैं क्या, आपका स्वपरागण कहते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपका अंतर होगा, ये हमारा है परपरागण, ठीक है ना, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन नाम देते हैं।
क्या कहते हैं इसको? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। इसको हम डिफाइन जब सिंपल तरीके से करते हैं कि जब एक पुष्प का परागकण, ठीक है, जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के या उसी जाति के, कह लीजिए उसी जाति के दूसरे पुष्पों पर माध्यम के द्वारा पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या? आपका पर परागण कहते हैं। अर्थात कि जो हमारा जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, अर्थात उसी जाति के दूसरे जो पौधे हैं उनके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे हम नाम देते हैं परपरागण। लेकिन ये स्वयं नहीं जाते हैं, इनको जाने के लिए विभिन्न माध्यम की आवश्यकता होती है। अब विभिन्न माध्यम में कीट भी माध्यम हो सकता है, वायु भी माध्यम हो सकता है, जल भी माध्यम हो सकते हैं, बहुत सारे जंतु भी माध्यम हो सकते हैं। तो अर्थात उनमें माध्यम के द्वारा जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पर जाता है तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या? आपका पर परागण कहते हैं। यहां देखिए, यहां आप इसमें मेंशन करेंगे जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को पर परागण कहते हैं। क्लियर? यहां पर एक बात और मेंशन करेंगे, पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्लियर? अब ये माध्यम कौन से हैं? इस माध्यम में आपका स्पेशली वायु भी हो सकता है, माध्यम वायु, जल, कीट, ठीक ना, जितने भी आपके इस तरह के आते हैं ये सभी आपके माध्यम हैं। तो इनको हम एक तरीके से और कह सकते हैं कि जब माध्यम के द्वारा एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो उस प्रकार की प्रोसेस को, उस प्रकार की क्रिया को हम नाम देते हैं क्या? आपका उस प्रकार की क्रिया को नाम देंगे आपका हम पर परागण कहेंगे। क्लियर? क्या बोलेंगे इसको? हम पर परागण कहते हैं। आइए अब इसमें देखते हैं कि पर परागण के लिए आवश्यक अनुकूलन क्या हैं। कौन कौन से अनुकूलन हैं जो पर परागण को सफल बनाने में भाग लेते हैं और स्वपरागण क्रिया को रोकने में हेल्प करते हैं। आइए यहां पर देखते हैं। तो स्वपरागण का यहां पर हम पर परागण के लिए आवश्यक अनुकूलन, छोटे हिंट डाल देंगे आपका, पर परागण के लिए आवश्यक युक्तियां या इसे हम कह सकते हैं अनुकूलन, आवश्यक युक्तियां या अनुकूलन। क्लियर? अब देखिए कि इसमें होता क्या है। हमने बताया कि पर परागण क्रिया को सफल बनाने के लिए और स्वपरागण क्रिया को रोकने के लिए इसमें निम्नलिखित युक्तियां पाई जाती हैं। सबसे पहला आपका होगा एक लिंगता। ये पहला आपका भी क्या होता है? पहला हमारा आवश्यक अनुकूलन होता है, इसे हम यूनिसेक्सुअलिटी नाम देते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी। क्लियर?
दूसरा आपका इसमें अनुकूलन होगा, वो होगा स्वदूषण। दूसरा इनका अनुकूलन होगा आपका स्वबंध्यता। स्वबंध्यता जिसे हम नाम देते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। क्लियर। और तीसरी बातें हैं स्वदूषण, इसे कहते हैं आपका हम सेल्फ पॉइजनिंग। क्लियर। इतने भी आपके तीन यहां मिले, ये सभी लोग स्वपरागण क्रिया को रोकेंगे और पर परागण क्रिया को सफल बनाएंगे। चौथी बात इसमें है पृथक पक्वता। पृथक पक्वता। क्लियर। या इन्हें कह सकते हैं आपका हम भिन्न काल पक्वता नाम दे सकते हैं। इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनको हम नाम देंगे आपका डाइकोगैमी। डाइकोगैमी नाम देंगे। ये हमारा चौथा है। पांचवा कौन सा अनुकूलन इसमें होगा, ये पांचवा अनुकूलन होगा विषम रूपता। विषम रूपता को हम नाम देते हैं आपका हेट्रोमॉर्फिज्म नाम देंगे। हेट्रोमॉर्फिज्म नाम देते हैं। और सबसे लास्ट में जो हमारा होता है अनात्म परागणता, इसे हम नाम देंगे क्या, अनात्म परागणता। अनात्म परागणता। यह हमारा छह प्रकार के अनुकूलन, 6 प्रकार की युक्तियां हैं जिनके द्वारा हम पर परागण क्रिया को सफल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम यहां पर डिस्कस करते हैं। हमारा पहला है एक लिंगता, जिसे हम नाम देंगे यूनिसेक्सुअलिटी। क्लियर। अब यूनिसेक्सुअलिटी में क्या होता है, एक लिंगता को पहले हम डिफाइन करेंगे कि एक लिंगता होता क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक लिंगी पुष्पों में, जो हमारा एक लिंगी पुष्प है, जब एक लिंगी पुष्पों में नर और मादा जननांग, जो हमारे नर और मादा जननांग ये अलग अलग आपका पाए जाते हैं, तो उसे हम नाम देते हैं आपका एक लिंगता। क्लियर। अर्थात कहने का मतलब कि नर और मादा जननांग जब अलग अलग पुष्पों पर पाए जाएं तो उसे बोलेंगे आपका हम यूनिसेक्सुअलिटी या एक लिंगता कहेंगे। और जब अलग अलग होंगे तभी क्या होगा, उनमें क्रॉस पाइनेशन हो सकता है, अर्थात उन्हें माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी पर परागण क्रिया को कराने के लिए। तो यहां पर आपका स्वपरागण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आपका पर परागण होगा, क्योंकि दोनों नर और मादा जननांग या दोनों आपके अलग अलग पाए जा रहे हैं। इसलिए क्या होते, एक का परागण दूसरे पर पहुंच जाएगा माध्यम के द्वारा। तो ये एक लिंगता होते हैं। अब हमारा जो एक लिंगता है यूनिसेक्सुअलिटी, ये 2 तरह की होती है। जरा देखिए, इसमें एक लिंगता 2 प्रकार का होता है। एक हो गया आपका उभयलिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी नाम देते हैं, और दूसरा बोलते हैं आपका हम एक लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी नाम देंगे। उभयलिंगाश्रयी और दूसरा एक लिंगाश्रयी, ये दोनों एक लिंगता के रूप हैं, एक लिंगता के आपके भाग हैं। तो स्पेशली होता क्या है आपका, उभयलिंगाश्रयी को हम एक क्षयक कहते हैं और एक लिंगाश्रयी को हम आपका द्विक्षयक कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है, इन्हें हम एक क्षयक और इसे द्विक्षयक ये नाम देते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, उभयलिंगाश्रयी का मतलब, उभय मतलब दोनों, लिंगाश्रयी का मतलब अलग अलग। अर्थात जब नर और मादा जो आपके भैया क्या होते, पुष्प जब एक ही पौधे पर लगे होते हैं, जब नर और मादा
पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं, तो ऐसे पौधे को हम नाम देते हैं आपका उभयलिंगाश्रयी कहते हैं, एक छेक कहते हैं, ठीक ना। और साथ साथ क्या होता है, ये एक छेक जो आपका पौधा होगा ये किसमें देखने को मिलेंगे, लौकी, खीरा, कद्दू, ककड़ी, ठीक ना, और मक्का, इन सब में क्या होता है, एक ही पौधों पर दोनों आपके भैया क्या होते हैं, जरनांग पाए जाएंगे। और इसमें सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल आपको देखने को बताऊं तो हमारा ये क्या है, आपका मक्का भी हमारा एक छेक आपका भैया क्या होता है, पौधा होता है, उभयलिंगाश्रयी होता है। और उसमें आप देखेंगे जो मक्का होता है उसे मक्के में सबसे ऊपर की ओर जहां पर आपका जीरा लगा होता है, आप कहते हैं ना उसको, सबसे ऊपर की ओर वो हो गया हमारा शीर्ष पर आपका मेल फ्लावर, वो मेल फ्लावर होता है। और जहां पर आपका पत्तियों के बगल से आपकी जो संरचना निकलती है उसे हम नाम देते हैं आपका फीमेल फ्लावर, ठीक ना। तो अर्थात दोनों फ्लावर क्या होते हैं, आपका एक ही पौधे पर पाए जा रहे हैं। और इनमें क्या होता है, आपका पर परागण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिल सकते हैं। तो यहां पर वायु के माध्यम के द्वारा आपका परागण क्रियाएं हो सकती हैं। अब इसको हम बारे में आपको वायु परागण पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल में बताएंगे आपको स्पेशली, ठीक है। दूसरी बातें क्या होता है आपका एक लिंगाश्रयी, जो हमारा एक लिंगाश्रयी होता है इसे हम भैया क्या होता है, द्विछेक कहते हैं। इसके नाम से अंत आपका पहचान जाएंगे कि जब नर और मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधों पर पाए जाएं, एक पर नहीं अलग अलग पर, तो उसे हम नाम देंगे आपका हम एक लिंगाश्रयी कहेंगे या द्विछेक कहेंगे। और इनका सबसे आपका बेटर एग्जाम्पल पपीता में, भांग में, केवड़े में ये देखने को पाए जाते हैं। पपीते में और भांग में और केवड़े में आपका भैया क्या होता है, ये हमारा कहलाएगा क्या, एक लिंगाश्रयी, क्लियर। और इनमें भी वायु के माध्यम से आपका क्या होता है, पर परागण क्रियाएं संपन्न होती हैं, क्लियर। तो ये हमारा रहा आपका एक लिंगता में दो चीजें हमने पढ़ लिया, उभयलिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी। उभय का मतलब क्या, कि जब एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों फ्लावर पाए जाएं, अर्थात नर और मादा जरनांग दोनों एक ही फ्लावर पाए जाएं, तो उसे बोलेंगे आपका हम उभयलिंगाश्रयी। और जब आपका नर और मादा जरनांग अलग अलग भैया पौधे पर आपका पाए जाएं उसे बोलेंगे एक लिंगाश्रयी, क्लियर। आगे चलते हैं। दूसरा इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है दूसरी हेडिंग स्वबंधता। देखिए इसमें दूसरा जो हमारा आवश्यक अनुकूलन होता है स्वबंधता, इसे कहते हैं आपका हम सेल्फ स्टेरिलिटी, इसे हम नाम देते हैं आपका सेल्फ स्टेरिलिटी नाम देते हैं, स्वबंधता कहते हैं। अब इसमें होता क्या, स्वबंधता को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि स्वबंधता एक प्रकार का ऐसा कंडीशन है, एक ऐसी दशा है जिसमें एक पुष्प का परागकण, ठीक ना, उसके मतलब जिसमें क्या होता है कि पुष्प का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो वहां पर आपका भैया क्या होगा, पर परागण क्रिया नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब कि जो हमारा पुष्प होता है, जब उस पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाता है तो वहां पर परागण क्रिया संपन्न नहीं हो जाती है। इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार की दशा को हम नाम देते हैं आपका स्वबंधता कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो परागकण उस वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा उसका अंकुरण नहीं होगा, अर्थात अपने के साथ कोई क्रॉस नहीं करेगा, क्लियर। तो इसी को हम नाम देंगे आपका क्या, स्वबंधता नाम देंगे। अगली बात इसमें है, तीसरा है स्वदूषण। इसके नाम से परिचित हैं आप, सेल्फ पॉइजनिंग। कैसे ये सेल्फ पॉइजनिंग कैसे करेगा स्पेशली, हाँ एक बात तो बता दें, जो हमारा स्वबंधता होता है हमने इसमें स्वबंधता में आपको एग्जाम्पल के रूप में क्या मिलेगा, झुमक लता जो होता है, आलू होता है, तंबाकू होता है, इन सब में
अगर उसी का परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाएगा तो आपका पर परागण क्रिया नहीं होगी। ये आपको किसमें, इस स्वबंधता में यहां देखने को मिलेगा। यहां हम दे सकते हैं आपका क्या, झुमक लता, झुमक लता नाम दे सकते हैं, आलू नाम दे सकते हैं, तंबाकू, ठीक ना। ये सारी चीजें किसमें होंगी भैया, आपका स्वबंधता में। अब हम बातें करेंगे आपका स्वदूषण के बारे में। तो स्वदूषण में स्पेशली क्या होता है कि जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो विष के समान काम करता है, अर्थात पॉइजन के रूप में काम करेगा। और पॉइजन के रूप में काम करेगा, पुष्प जो होता है तुरंत सूख जाता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई परागण क्रिया नहीं होती है। ऐसा किस पौधों में देखने को मिलेगा, आर्किड में। जो हमारा आर्किड का पौधा होता है, इस आर्किड के पौधों में बताया जा रहा है कि इनमें स्वदूषण होती हैं, अर्थात कि उसी पुष्प का अगर परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, चिपक जाता है, तो उसमें पॉइजन उत्पन्न हो जाता है, अर्थात विष के समान काम करता है, उसमें निषेचन प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट बात इसमें होगा हमारा, अगली बातें हैं भिन्न काल पक्वता। जो चौथी बात है वो कौन सा काल आएगा आपका, भिन्न काल पक्वता। अब देखिए, भिन्न का मतलब अलग अलग, काल पक्वता का मतलब अलग अलग समय पर पकना। यहां पर हम चौथी बातें इसमें डिफाइन करेंगे, भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता कहेंगे इसको। देखिए होता क्या है, भिन्न काल पक्वता में करा है कि बहुत सारे ऐसे द्विलिंगी फ्लावर होते हैं जिनमें नर और मादा जननांग के अलग अलग परिपक्व होने का समय होता है, अर्थात कि जब नर और मादा जननांग अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं, अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, तो उस प्रकार की घटना को, उस प्रकार की प्रक्रिया को नाम देते हैं क्या, आपका भिन्न काल पक्वता। यहां पर हम एक लाइन मेंशन कर देते हैं, देखिए इसमें कि जब पुष्प के नर तथा मादा जननांग, नर तथा मादा जननांग अलग अलग समय पर अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, परिपक्व होते हैं या मैच्योर होते हैं, तो इस क्रिया को भिन्न काल पक्वता कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, भिन्न काल पक्वता कहेंगे। क्लियर। और इसका सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल देखने को क्या मिलेगा, भिन्न काल पक्वता कहते हैं। इसको हम कैसे देखेंगे, स्पेशली जो हमारा भिन्न काल पक्वता होता है, इनमें स्वपरागण की क्रिया संभव नहीं है, केवल आपका पर परागण की। और ये जो हमारा पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता या दो तरह की होती है। जब देखिए इसमें भिन्न काल पक्वता दो तरह की, कौन कौन सी भैया, सबसे पहले आपका पूर्व पू पक्वता, पूर्व पू पक्वता, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं प्रोटेंड्री। और इसमें दूसरा क्या है आपका, पूर्व स्त्री पक्वता, पूर्व स्त्री पक्वता, पूर्व स्त्री पक्वता, इसे नाम देते हैं प्रोटोगाइनी। इसे हम नाम देते हैं आपका प्रोटोगाइनी कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, पूर्व पू पक्वता और पूर्व स्त्री पक्वता, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए क्या होता है, करें कि ऐसे फ्लावर जिसमें अंडाशय से पहले अगर हमारा परागकोश परिपक्व हो जा रहा है, ऐसे फ्लावर जिसमें परागकोश पहले परिपक्व हो जाता है और अंडाशय बाद में होता है, उसे हम नाम देते हैं आपका पूर्व पू पक्वता कहते हैं। क्या बोलेंगे, आपका पूर्व पू पक्वता कहते हैं।
और जो हमारा ये ऐसे जो फ्लावर होते हैं उसे हम पूर्ण पुष्पक नाम देंगे। जैसे आपका गुड़हल में, कपास में, सूरजमुखी में, गेंदा में, धनिया में, सौंफ, इन सब में क्या होता है आपका, ये सारी प्रोसेस जो चलती है कि पहले हमारा परागकोश वो आपका पकेगा, उसके बाद में फिर आपका क्या होता है जो हमारा जायांग होता है वो पक जाता है। ठीक है ना। तो आप इसमें एक लाइन यहाँ मेंशन करिए, यहाँ देखते हैं होता क्या है। आप इसमें कह सकते हैं कि पूर्ण पुष्पकता ऐसी दशा है, या छोड़ो उसको और सिंपल बोलो कि जब आपका भैया क्या होता है, पुष्प में परागकोश अंडाशय से पहले परिपक्व हो जाए, तो इस दशा को, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्या, आपका पूर्ण पुष्पकता कहते हैं। यहां लिखिए, जब पुष्प के परागकोश अंडाशय से पहले परिपक्व हो जाते हैं, अंडाशय से पहले परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो इस दशा को पूर्व पुष्पकता कहते हैं, पूर्व पुष्पकता कहते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं इसमें। ठीक है ना। अब इसमें जो फ्लावर होंगे यहां पे लिखेंगे, ऐसे फ्लावर को या ऐसे पुष्प को पूर्व पुष्पक पुष्प कहेंगे, पुष्प कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें इनका सबसे खास एग्जाम्पल गुड़हल होगा, कपास होगा। यहां पर देखो एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या मिलेगा, ये गुड़हल, ठीक है, कपास, सूरजमुखी, गेंदा, धनिया आदि लगा सकते हैं आप। ठीक है ना, एक्सेट्रा कर दीजिए। इतने भी आपके होते हैं, ये आपका पूर्ण पुष्पकता के एग्जाम्पल हैं, पूर्ण पक्वता के उदाहरण हैं। और इसमें आपने देखा कि परागकोश जब अंडाशय से पहले परिपक्व हो जाता है तो उसी को नाम देते हैं आपका हम पूर्ण पुष्पकता कहते हैं। आइए, इसका दूसरा जो भाग है वो कौन सा है, स्त्री पूर्व पक्वता। स्त्री पूर्व पक्वता कहेंगे इसको हम। यहां पर देखें, स्त्री पूर्व, इसको हम दूसरा नाम क्या देंगे आपका, पूर्व स्त्री पक्वता। पूर्व स्त्री पक्वता। यहां पर देखेंगे इसके नाम से ही आप पहचान जाएंगे, पूर्व मतलब पहले, स्त्री पक्वता का मतलब क्या आपका, स्त्री केसर का पहले परिपक्व हो जाना परागकोश से पहले। तो जब आपका क्या होता है, फ्लावर का स्त्री केसर जायांग वो आपका भैया परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है, तो इस कंडीशन को, इस दशा को हम नाम देते हैं क्या आपका, पूर्व स्त्री पक्वता नाम देते हैं। अब आइए इसमें स्पेशली देखिए होता क्या है। और यह क्रिया जिन पुष्पों में होती है उसे हम नाम देते हैं आपका पूर्व स्त्री पक्व कहते हैं। खास तौर से बरगद में, पीपल में, अशोक का जो आपका वृक्ष होता है उसमें, शरीफा में, चंपा में, ठीक है ना, गुलाब और तंबाकू में भी देखने को पाए जाएंगे। यहाँ देखिए, आप इसमें लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि जब पुष्पों में अंडाशय परागकोश से पहले, अंडाशय परागकोश से पहले परिपक्व हो जाता है, पहले परिपक्व हो जाता है, तो इस दशा को पूर्व स्त्री पक्वता कहते हैं। पूर्व स्त्री
पक्वता कहते हैं। क्लियर, आगे चलते इसमें। और ऐसे पुष्प को पूर्व स्त्री पक्व पुष्प कहेंगे। पूर्व स्त्री पक्व पुष्प कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या होगा? बरगद, पीपल, अशोक, चंपा, शरीफा आदि लगा सकते हैं आप इसमें, एक्सेट्रा। जितने लोग आते हैं ये सभी आपके क्या होते हैं? इसमें सबसे पहले अंडाशय परिपक्व हो जाएगा, इसी को बोलेंगे आपका हम पूर्व स्त्री पक्वता कहते हैं। क्लियर, इसमें अगली हेडिंग हमारी होगी विषम रूपता। अगला अनुकूलन क्या होगा आपका इसमें? स्पेशली पर परागण के लिए विषम रूपता। अब देखिए विषम रूपता में क्या होता है, इनके नाम से ही आपको आभास होने लगता है। विषम रूपता, पांचवा इसमें अनुकूलन है विषम रूपता। अब देखिए इस पे स्पेशली क्या होते हैं, कैसे इनको हम डिफाइन करेंगे। भैया इसमें क्या होता है स्पेशली कि जो हमारा फ्लावर होता है उस फ्लावर में परागकोश और वर्तिकाग्र की स्थिति के अनुसार, परागकोश और वर्तिकाग्र की स्थिति के अनुसार आपके ये क्या होते हैं, फ्लावर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक उसमें द्विरूपी और दूसरा आपका त्रिरूपी। ये किसके किसके स्थिति पर है? परागकोश और वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर। यहां पर देखिए परागकोश तथा वर्तिकाग्र, परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर पुष्प द्विरूपी तथा त्रिरूपी होते हैं, त्रिरूपी होते हैं। ये आपका विषम रूपता के अंतर्गत आते हैं। क्लियर, अब इसमें स्पेशली क्या होता है कि पुष्पों में ये विषम रूपता दो कारणों से होती है, लेकिन इसमें स्पेशली हम बताएंगे कि जो द्विरूपता का हमारा फ्लावर है, पुष्प है, उसका कौन सा एग्जाम्पल है, और त्रिरूपता का जो एग्जाम्पल फ्लावर है उसका कौन सा एग्जाम्पल है। तो द्विरूपता में स्पेशली क्या होते हैं आपका, ये हमारा प्रिमरोज एक पौधा आता है। यहां पर हम एक बातें बताएंगे आपको। द्विरूपता में ये हमारा प्रिमरोज एक प्रकार का भैया पौधा होता है, जिसमें ये आपका द्विरूपता के ज्वलंत एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। और जो हमारा त्रिरूपता होता है, इन त्रिरूपता में कौन सा एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, वो है आपका कौन सा भैया, स्पेशली उन्हें हम नाम देते हैं खट्टी बूटी कह सकते हैं। ठीक ना, ये खट्टी बूटी जो होते हैं, खट्टी बूटी, ये आपका त्रिरूपता के सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल हैं। क्लियर, अब देखिए इसमें क्या होता है, जो विषम रूपता के दो कारण कौन कौन से हैं। पहले आपका विषम परागकोशता, यहां पर एक बातें बताएंगे हम आपको। विषम परागकोशता, विषम परागकोशता पहला कारण हो गया। और दूसरा भी क्या होते हैं आपका कारण है विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व। ये दो कारण विषम परागकोशता और विषम वर्तिकात्व जो होते हैं, ये स्पेशली क्या होते हैं, ये आपका विषम रूपता के दो कारण हैं। अब इनमें हम बात करते हैं अलग अलग, विषम परागकोशता और विषम वर्तिकात्व क्या होते हैं। यहां पर देखिए
विषम परागकोष्ठता और विषम वर्तिकात्व। आइए देखिए, विषम परागकोष्ठता, विषम परागकोष्ठता। ये विषम परागकोष्ठता में स्पेशली होता क्या है, इसे हम नाम देते हैं हेट्रोएंथी, हेट्रोएंथी नाम देंगे। एकदम सिंपल सी बात है, इसमें समझिए ध्यान से। क्या होता है, जब पुष्पों में पुंकेसर भिन्न भिन्न लंबाई के हों, यहां पर देखिए इसमें, जब पुष्पों में पुंकेसर भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, तो उसे विषम परागकोष्ठता कहते हैं, विषम परागकोष्ठता। तो विषम परागकोष्ठता कहते हैं। क्लियर? तो इसमें आप इसके नाम से परिचित हो जाइए कि जब आपका भी पुष्पों में भिन्न भिन्न लंबाई के क्या हो आपका पुंकेसर, तो कहलाएगा कौन सा हमारा विषम परागकोष्ठता कहते हैं। और दूसरा इसमें जो हमारा होता है वो कौन सा है, स्पेशली खासतौर से विषम वर्तिकात्व। देखिए इसमें क्या होता है, विषम वर्तिकात्व, इसके नाम से ही आप परिचित हो जाएंगे। विषम वर्तिकात्व को हम हेट्रोस्टाइली नाम देंगे या हिस्टोस्टाइली कहेंगे, हेट्रोस्टाइली। स्पेशली इसमें होता क्या है, हेट्रोस्टाइली में इसमें आप कह सकते हैं कि जब विभिन्न पुष्पों के, या कहो जब पुष्पों के वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न लंबाई के हों या अलग अलग लंबाई के हों, तो उसे हम नाम देंगे क्या आपका विषम वर्तिकात्व कहते हैं। यहां देखिए, जब पुष्पों में वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, तो उसे विषम वर्तिकात्व कहते हैं, विषम वर्तिकात्व कहते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं इसमें स्पेशली क्या होता है। अगली बात इसमें हमारा होगा अनात्म परागणता। क्या होगा सर जी आपका अनात्म परागणता। आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। लास्ट में 86 पॉइंट है लास्ट, अनात्म परागणता, अनात्म परागणता। अब देखिए इसमें होता क्या है, अनात्म परागणता में करें कि कुछ समकाल पुष्प ऐसे होते हैं, समकालपक पुष्प का मतलब कर रहा है कि जो समान समय में बराबर उनमें आपका क्या होता है, नर और मादा जननांग दोनों एक साथ या समान समय पक जाएं, उसे कहते हैं आपका समकाल पुष्प कहते हैं। तो इनका कहने का तात्पर्य है कि कुछ समकाल पुष्पों में कुछ ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं जिनमें स्वपरागण क्रिया नहीं हो पाती है, अर्थात पर परागण क्रिया होती है, उसे हम नाम देते हैं क्या आपका अनात्म परागणता कहते हैं। कि समकाल पुष्पों में कुछ ऐसे आवश्यक अनुकूलन हैं जो भैया क्या होता है, स्वपरागण क्रिया को नहीं होने देते हैं, बल्कि किसको होने देते हैं आपका पर परागण क्रिया को, उसे हम नाम देते हैं क्या आपका, उसे नाम देंगे अनात्म परागणता कहते हैं। कौन कौन से अनुकूलन होंगे इसमें, सबसे पहले नर तथा मादा पुष्प,
नर तथा मादा, जो हमारे नर और मादा आपके भैया क्या पुष्प नहीं जननांग हो सकते हैं इसको, नर और मादा जननांग अलग अलग दूरी पर स्थित हों, अलग अलग दूरी पर स्थित हों, स्थित हों। क्लियर? अलग अलग दूरी पर स्थित हों, ये पहला अनुकूलन होगा। दूसरा अनुकूलन क्या होता है कि परागकोश दलपुंज नलिका के भीतर घुसे हों, परागकोश दलपुंज नलिका के भीतर घुसे हों। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा परागकोश होता है अगर दलपुंज नलिका के भीतर आपका वो एंट्री किया हुआ है और वर्तिका बाहर निकली है, और वर्तिका बाहर निकली हो, बाहर निकली हो। ठीक है, ये दूसरा अनुकूलन इसमें है। और तीसरा अनुकूलन आप ये कह सकते हैं कि परागकोश बाहर निकला हो, परागकोश बाहर निकला हो तथा वर्तिका अंदर की ओर प्रवेश की हो, की ओर प्रवेश की हो। क्लियर? ये तीसरा इनका अनुकूलन हो गया। चौथा अनुकूलन क्या होगा इसमें कि परागकोश का मुंह बाहर की ओर हो। चौथा अनुकूलन, परागकोश का मुख बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो। क्लियर? इसके साथ साथ देखेंगे और कि परागकोश दलों द्वारा ढके हों। अगला अनुकूलन क्या होगा? परागकोश दलों द्वारा ढके हों, ढके हो। ठीक है, और लास्ट बात इसमें क्या है कि परागकोश तथा वर्तिका की स्थिति ऐसी हो कि उनमें स्वपरागण होने के कोई चांस ना हो। यहां लास्ट बातें, परागकोश तथा वर्तिका की स्थिति ऐसी हो कि उनमें स्वपरागण न होने पाए। ये चीजें आपको मदार और आर्किड में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आपका मदार तथा आर्किड, ये इतने अनुकूलन हैं अनाद परागणता के अंदर। ठीक है, क्या नर और मादा जननांग अलग अलग दूरी पर स्थित हो, जाहिर सी बात, तो निषेचन आपका स्वपरागण नहीं होगा बल्कि परपरागण होगा। परागकोश दलपुंज नलिका के भीतर घुसे हो और वर्तिका बाहर निकली हो तो भी आपका भैया क्या होगा? स्वपरागण नहीं हो बल्कि परपरागण होगा। परागकोश बाहर निकला हो और वर्तिका अंदर की ओर प्रवेश की हो तब भी आपका स्वपरागण नहीं होगा। परागकोश का मुख बाहर की ओर हो तब भी आपको क्या होगा? स्वपरागण क्रिया नहीं हो पाएगी, हमेशा परपरागण ही होगा। परागकोश दलों द्वारा ढके हो, जो दल होते हैं उसको चार ढक लिए हो तब भी आपका नहीं हो पाएगा। और परागकोश और वर्तिका की स्थिति ऐसी हो कि उनमें स्वपरागण ना होने पाए, तो ये मदार और आर्किड में आपको स्पेशली देखने को मिलते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है स्पेशली परागण के दो प्रकार स्वपरागण और परपरागण को स्टडी किया।
स्वपरागण में भी आपकी कुछ आवश्यक अनुकूलन को भी स्टडी किया और परपरागण में भी आपका लगभग 6 आवश्यक अनुकूलन को हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब इसमें स्पेशली हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, हम पीछे आपके अगले वाले क्लास में आपको बताएंगे कि परपरागण की विधियां क्या हैं, कौन कौन सी विधि हैं, कौन कौन से माध्यम हैं जिनमें वो परपरागण होने के चांसेस होते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।